अस्सलाम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। जब हम बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप, आपको पता है 2024 जो सा टी20 वर्ल्ड कप का साल है और पहली दफा यूएसए के अंदर टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। साथ ही साथ जो सेकंड चंक है इसका वेस्ट इंडीज में भी खेला जाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टी20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के लिए, खास करके चाहे जितनी भी टीम्स की बात करूं, लेकिन सोन स्टेडियम आपको नजर आता है कि ऐसा जैसे जैसे टी20 बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड कप आते जा रहे हैं, वैसे ही जो पूल ऑफ क्रिकेट है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सिटीज, अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, नॉन टेस्ट नेशंस को बहुत ज्यादा मौका भी मिल रहा है और देना भी चाहिए। जिस तरीके से नॉन टेस्ट नेशंस ने टफ टाइम दिया है प्लेइंग नेशंस को, बहुत ही एक आपको पता है कि टफ टाइम आपको मिला, चाहे नमीबिया की बात करूं चाहे दूसरी टीम्स की बात करूं, एक बड़ा टफ टाइम देने में कामयाब हुई थी। इस पर जरूर आज नजर डालेंगे कितना एंथुसियाज्म है वहां पर, लोग कितने एक्साइटेड हैं। आज हमारी मेहमान भी होंगी बख्तावर महमूद जो कि डिजिटल प्रेजेंटर भी हैं न्यूयॉर्क वॉरियर्स की, साथ में साथ टी10 लीग में काम भी करती हैं। इनसे कुछ आइडिया लेंगे कि वहां पर इस वक्त कितना ज्यादा शोर जोन सा इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप को लेकर और खास करके पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का क्या अपडेट है। उसके अलावा अगर बात करें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, आपको पता है टी20 मैचेस के लिए न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान रावलपिंडी में, जहां पर टी20 सबसे पहले 3 टी20 मैचेस खेले जाने, उसके बाद हमने ट्रैवल करना है लाहौर में। लेकिन अच्छी खबर इस सेंस में नहीं है क्योंकि कल से वापस इस्लामाबाद में बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं और बड़ा शदीद स्पेल है। आई डोंट नो कि मुतासिर होगा नहीं होगा, लेकिन खबरें यही आ रही है कि शायद टी20 मुतासिर हो न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, बहुत से प्लेयर्स कमबैक भी यहां पर करें। मोहम्मद आमिर की बात करूं चाहे इमाद वसीम की बात करें, उनका कमबैक भी है। जो एक कॉम्बिनेशन इस वक्त उतारा गया टी20 स्क्वाड के लिए, लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात भी पड़ रहा था कि 10 इस वक्त जो खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के, वो उन्होंने कैप नहीं ली न्यूजीलैंड के लिए अनएक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल एरिना में। तो देखने वाली बात है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो किस तरीके से शक्ल जो सा यहां पर उतारी जाती है प्लेइंग 11 जोन सी, और कौन सा तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आएगा पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 में। अगर बात करें युवराज सिंह और पोलार्ड के बाद नेपाली खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड उन्होंने कामयाब किया है। सोशल मीडिया पर आपको पता है उनकी वायरल भी बहुत ज्यादा वीडियो हुई थी। नेपाल की बात करूं तो नेपाल में लिटरली क्रिकेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी और देखा जाता है। अगर मैं नॉन टेस्ट नेशंस की बात कर रहा था कि जितना ज्यादा मौका नॉन टेस्ट नेशंस को मिल रहा है, उसी हिसाब से आपको अब नजर आ रहा है कि उनके रिकॉर्ड्स और साथ ही साथ उनके प्लेयर्स ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है हर्षल गिब्स, और अगर बात करूं युवराज सिंह के बाद जो नेपाली प्लेयर ने नॉन टेस्ट नेशंस उनका ताल्लुक है, उन्होंने रिकॉर्ड उनसे अपने नाम के 6 छक्कों का। अगर बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग की तो चेल्सी ने एकतरफा मुकाबले के बाद एवर्टन को 6-0 से शिकस्त दी है। बहुत बड़ी शिकस्त है अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करूं, क्योंकि चेल्सी आपको पता है बहुत बड़ा क्लब है, फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। मैं आपका पैकेज भी आगे जाके देखेंगे। अगर बात करूं इनकी सर्विसेज की तो बहुत ज्यादा इंग्लैंड के लिए आपको पता है नंबर फास्ट बॉलर भी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सर्विसेज भी इंग्लैंड टीम के लिए दी। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान, खास करके जो पाकिस्तान टीम है उसका एक बहुत ज्यादा आपको स्केड्यूल बिजी नजर आता है। न्यूजीलैंड सीरीज है, उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड आयरलैंड के साथ फिर वर्ल्ड कप खेलने जाना है यूएसए के अंदर, जिसकी सब पे नजरें होंगी कि पाकिस्तान किस तरीके से वहां पर परफॉर्म करता है। एक नया स्क्वाड आपको अब नजर आ रहा है पाकिस्तान का। आमिर जमाल का जरूर मैं कहता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर नजर आता है। दोनों गेस्ट स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं मुझे पाकिस्तान के साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रही है बख्तावर महमूद जो कि डिजिटल प्रेजेंटर भी है न्यूयॉर्क वॉरियर्स की, साथ साथ टी10 लीग में भी वहां पर काम करती हैं। थैंक यू बख्तावर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बख्तावर आपके टाइम का। बख्तावर थोड़ा सा आपसे आज स्टार्ट करेंगे कप्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर यूएस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करूं, इस वक्त आपको पता है एक हब बना हुआ है, बार बार उसके बारे में बात भी होती है, आपसे ऑफेयर भी बात हो रही थी, आप उधर काम भी करके आई हैं। कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों की, जो बिल्डअप हो रहा है वहां पर। स्टेडियम इतने बड़े नहीं है मुझे पता है एज कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज, लेकिन टिकट्स का कुछ बताएं, टिकट्स कहाँ मिल रही है? सना के पास है, बाकी बताएं टिकट्स कहाँ से मिल रही हैं? ये वाकई सना बहुत लकी हो चुकी है कि इनको ये टिकट्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स लाइक इनकी बातों पे यकीन ना करें। लेकिन अगर मैं ओवरऑल क्रिकेट कल्चर के हवाले से बात करूं, यूएसए में एज एक्सपेक्टेड एशियंस की उस तरह से एक आइडियोलॉजी बड़ी डिफरेंट थी कि क्रिकेट जो है वो यूएसए, कनाडा और उस साइड के ऊपर वेस्ट में किस तरह से परसीव किया जाएगा। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस बड़ी डिफरेंट थी और मुझे यही लगा था कि एक बड़ा एक एग्जीबिशन मैच सा होगा। यूएस टी10 मास्टर्स लीग जब लास्ट ईयर अगस्त में हुई थी और हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, लेकिन ये कि जो डिजिटल के ऊपर और जिसकी ब्रॉडकास्टिंग का रिस्पांस माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था, अनफॉर्चुनेटली उस पॉइंट पे भी क्योंकि हमारे ज़्यादातर मैचेस जो थे वो फ्लोरिडा में थे तो वहाँ पे इतना रुझान नहीं है क्रिकेट का। सो ब्रॉवर्ड काउंटी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर वैसे हिसाब से स्टेडियम के हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी उन्होंने सेटअप बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था और वो भी अगेन उसको रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे थे 2-3 महीने के अंदर।
जब मैं वापस गई नवंबर में और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे न्यूयॉर्क का वो वाला स्टेडियम देखना है जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा, द एंटिसिपेटेड मैच। सो नवंबर में नौशा काउंटी क्रिकेट स्टेडियम जब मैंने विजिट किया तो मुझे समझ आई कि इस वक्त तक वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि यहाँ पे अराउंड 30,000 की कैपेसिटी का एक स्टेडियम बहुत जल्द बन जाएगा। और फरवरी तक आपने देखा होगा कि आईसीसी की तरफ से एक टाइम लैप्स जो है वो आना शुरू हो गया था, क्योंकि फरवरी के मिड तक कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी हद तक वो स्टेडियम इस्टेब्लिश भी हो चुका है। और आपने टिकट्स की बात की तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों ने ट्राई किया होगा कि हम आईसीसी के थ्रू डायरेक्ट टिकट्स ले लें और अगर मौका मिला तो आगे उसको अच्छे रेट्स के ऊपर भी किसी को फॉरवर्ड कर दें अगर खुद मौका ना मिल सके वहाँ जाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इस चीज़ में लगी साबित हुए। और जिस तरह से एशियन कंट्रीज में भी थोड़ी सी मोनोपोली होती है, कुछ आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग स्टंट्स भी होते हैं, तो यही चीज़ वहाँ पे रेसिप्रोकेट ऑलरेडी हो चुकी है। सो सिर्फ एशियन गेम जो है वो वहाँ नहीं जा रही, इट्स द कल्चर एज वेल ओवर देयर। सो टिकट्स फिलहाल नहीं अवेलेबल हैं। यू विल बी वेरी लकी इफ यू गेट दैट। कप्तान आपको कहाँ से मिली है? देखें हंसे ना, लोगों को बताएं टिकट्स कहाँ से मिली है। लोग मुझे पूछते हैं टिकट्स अवैध दो, भाई टिकट्स इनके पास है। अवैस के साथ आप बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली टिकट मिल जाएगा, क्योंकि बगैर टिकट हुए भी आपके पास टिकट मौजूद होगा। नहीं कप्तान, थोड़ा सा अगर मैं इस यूएस की बात करूं क्रिकेट की, आपको पता है हालिया अरसे के अंदर अगर टेस्ट नेशंस की बात करूं, बहुत से प्लेयर्स आपको पता है, कॉरी एंडरसन की बात करूं, पाकिस्तान से समी असलम वगैरह हैं, इरफान जूनियर थे, बहुत से लड़के पाकिस्तान, बहुत से लड़के इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज को छोड़ के वहां पर माइग्रेट किया है। आप खुद भी यूएस जाती रहती हैं, हम देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर लिटरली वो टफ टाइम देगा इंटरनेशनल मार्केट को। देखिए इतनी बड़ी मार्केट है यूएस में, और आपको पता है यूएसए स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है वो कभी भी किसी चीज़ में हाथ नहीं डालते जब तक वो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। और आपको पता है उनकी एथलेटिक्स की टीम्स देख लें, आप टेनिस की टीम्स देख लें, वो प्लेयर्स कहाँ कहाँ से दूसरे मुल्कों से बुला के और पैसा खर्च करके अपनी टीम को नंबर 1 पर लेके जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसको टैप इन कर सकें। और ये इतनी बड़ी मार्केट है, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि इसकी वजह से आईसीसी ने ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट को डाल दिया। तो 2028 के जो ओलंपिक्स है उसमें ऑलरेडी क्रिकेट शामिल हो चुका है, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है ओलंपिक मेडल जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फ्लोरिडा के स्टेडियम की इन्होंने बात की, मैं खुद भी वहाँ पे खेली हूँ, हमने 2014 में विज़िट किया था। काफ़ी टाइम हो चुका है, बट वही बात है कि उसकी अभी भी इंटरनेशनल स्टेडियम वाली फील नहीं थी जब हम लोग गए थे। अब तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई होंगी, बट जिस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद है और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी बात है कि अगर फरवरी तक कुछ भी नहीं था और आज हम कह रहे हैं कि स्टेडियम कंप्लीट है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने देखा है कतर में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो 7-8 साल पहले से उसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। तो आई थिंक मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि वो 2-4 महीने में भी बड़ी से बड़ी चीज़ खड़ी करने को तैयार होते हैं ज़रूर। बट जो टिकट्स का मसला है वो सबके साथ है। मेरे अपने फैमिली बहुत क्लोज फैमिली, मेरी बहन होती है यूएस में, बहनोई बड़े शौकीन है, सबको टिकट्स चाहिए पर कहीं से मिल नहीं रहे हैं। मैं खुद भी जा रही हूँ न्यूयॉर्क उन्हीं डेट्स में, बट अभी तक टिकट हाथ आया नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। बट यही है कि ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का गेम इतना बड़ा है कि एवरीवन वांट्स टू वॉच। और जैसे इन्होंने बात की कि जो एशियन कल्चर है वो पहले पहुंच जाता है एक्चुअल स्पोर्ट्स से, तो अब वो ब्लैक में भी टिकट्स बिकेंगे और सारा कुछ होगा। तो अब देखते हैं कौन खुशकिस्मत लोग जाते हैं वहाँ पर। ये थोड़ा सा एक स्टंट तो होता है ऑब्वियसली। बख्तावर, थोड़ा सा मैं क्रिकेट पे आना चाहूँ क्योंकि आप खुद भी वहाँ पर काम करती हैं, न्यूयॉर्क के साथ, न्यूयॉर्क वॉरियर्स के साथ आप काम करी, इसको डिजिटल के अंदर, उसके अलावा T10 के अंदर भी काम करी है। लेकिन आने वाले टाइम में, जैसे मैं सना से बात कर रहा था कि क्रिकेट को कैसे देख रही है यूएस में, क्योंकि बहुत से जो टेस्ट नेशन है जहां से प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं उनको एक मौका मिला है सर्व करने का। आई गेस 2 से 3 साल आपने पीरियड अपना सर्व करके फिर आप यूएस के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कितना स्ट्रांग आप देख रही हैं इम्पैक्ट? अगर क्रिकेट को एज अ पैशन, एज अ स्पोर्ट्स देखें, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट है इसका बिजनेस पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से आई बिलीव कि अमेरिका जैसा एक कंट्री जो कि इसको एज अ बिजनेस वेंचर ले रहा है, एज अ टूरिज्म एक्टिविटी ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ एशियंस जो हैं वो कभी भी उनको ये मौका नहीं मिलता था कि वो अपने बच्चों को ये दिखा सकें। सो ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैवल कर लेते थे अपने होम डेस्टिनेशंस पे या फिर दुबई में जाके उसको एंजॉय कर सकते थे। जैसे ही दे रियलाइज द एप्टीट्यूड के कुछ, जैसे ही क्रिकेट लीग्स वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हुई
मास्टर्स लीग, कुछ वहाँ पे मेजर लीग्स भी हुई और आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ना शुरू हुआ एंड देन दे इवेंचुअली रियलाइज कि ज़्यादातर जो बिजनेस ओनर्स हैं क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि जो क्रिकेट में इस वक्त भी एज ए बिजनेस वेंचर लोग इन्वॉल्व हैं वो कुछ हद तक इंडियंस ही हैं। न्यूयॉर्क वॉरियर्स के जो 2 ओनर्स हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 2 ओनर्स हमारे पाकिस्तानी हैं और 2 ओनर्स हमारे इंडियंस हैं। सो अभी तक मेजॉरिटी जो है बिकॉज दे कीप इट एज ए बिजनेस परस्पेक्टिव, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसीलिए ज़्यादा कर दी है वहाँ पे कि जिस तरह से एक बिजनेस एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, उनके रेवेन्यूज़ भी बढ़ते जाएंगे और एक नई स्पोर्ट्स को जो है एक मौका मिलेगा। जहाँ तक आपने बात की कि जो क्रिकेटर्स जो है हमारे, अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, अर्ली रिटायरमेंट भी लेके वो अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वी ऑल नो कि एक ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो डेफिनेटली एक अमेरिकन शहरी का वो हमसे बहुत बेहतर होगा। क्रिकेटर्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह का पैशन जो है एक एशियन फैन का हो सकता है अभी तक तो वैसा नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स जो कि अपने इंटरनेशनल करियर से रिटायर्ड हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम जिनसे मेरी पर्सनल कभी इंटरेक्शन भी होती है, तो वो सब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन सच लीग्स। और अभी तो ये यूएस टी10 मास्टर्स लीग एक लीग है, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 2 से 3 लीग्स जो है इस साल खेली जाएंगी और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि सारे कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, दे ऑल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और विद द पैसेज ऑफ, अगर आपने अमेरिकन टीम भी देखी होगी, इवन कनाडा की भी इंटरनेशनल टीम देखी होगी, तो उसमें ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानीज जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो आई थिंक टैलेंट क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो एज ए पैशन इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो कुछ हर्ज भी नहीं है कि हमारे कुछ प्लेयर्स वहाँ जाके रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बाय ब्लड तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री, बट ओवरऑल इम्पैक्ट इज देयर और चेंजेस इस साल डेफिनेटली ज़्यादा वो विजिबल होंगे। क्योंकि हम 2-3 अगर स्टेडियम्स की बात करें तो जैसा अगर नासिर काउंटी क्रिकेट स्टेडियम है, अगर वो 3 महीने के अंदर एक इंटरनेशनल वेन्यू के तौर पर उभर के आ सकता है, तो ओवरऑल क्रिकेट का जो रुझान है वो डेफिनेटली ना सिर्फ ओवरसीज एशियंस और पाकिस्तानीज इंडियंस बल्कि वहाँ के रेजिडेंट्स को भी कर ऑन स्टेट लेवल, और इवन काफ़ी सारे लोग जो है इसको एज क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब आपने नासिर स्टेडियम की बात की, क्योंकि वहाँ पर 8 मैचेस कप्तान अगर मैं गलत नहीं हूँ खेले जाने इनिशियली, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज द बिगेस्ट मैच, और न्यूयॉर्क के अंदर क्योंकि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में रहते भी हैं, विकेट्स का कुछ आइडिया हो कप्तान? क्योंकि बार बार एक बात हो रही थी, आजम खान को भी जब इंक्लूड किया गया कि वो विकेट सपोर्ट करेंगी पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि वहाँ पर बॉल जो है वेस्ट हाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। विकेट्स कैसी होंगी? स्पिनर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे? देखिए अभी बहुत अर्ली है ये कुछ भी कहना, क्योंकि डिफरेंट स्टेडियम्स में डिफरेंट स्क्वायर्स बने जाएंगे। जब हमने फ्लोरिडा में जब हम खेले थे तो वहाँ ज़्यादा पे बैटिंग ट्रैक्स थे, अच्छे रन्स बने थे वहाँ पर, बट बात सारी आ जाती है कि अब नया स्टेडियम बनेगा, उसमें नई पिच डलेगी, तो किस तरह की वो बिहेव करेगी वो उस पर मैचेस देख के और खेल के ही पता चलेगा। तो आई थिंक 7th को भी कनाडा का मैच है, उससे पहले भी 1st से आपको पता है 1 जून से टूर्नामेंट शुरू है, तो 7th को तो डेफिनेटली उस स्टेडियम में एक मैच है, और उन मैचेस के ऊपर और जो वार्म अप मैचेस हैं उधर से भी आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि आप किस किस्म की टीम वहाँ पर उतार सकते हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का गेम इतना बड़ा है कि उससे पहले सिर्फ पाकिस्तान का एक यूएसए के साथ डैलस में मैच है, और उस गेम में आपकी 11 उतरनी बड़ी ज़रूरी है, और 11 सही उतारने के लिए आपको जो पिच कंडीशंस हैं, जो आउटफील्ड की कंडीशंस हैं, जो आपका ब्रीज है, जो भी विंड डायरेक्शन, वो सब चीज़ों का आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि स्पिनर्स यहाँ पे कितना डोमिनेट करेंगे। जो हमने पीएसएल के अंदर देखा कि एक साइड से बाउंड्री साइज़ हमेशा से छोटा रखा गया, ये कह के कि जो स्टेडियम्स वहाँ पर हैं यूएसए में उनकी डायमेंशंस इस तरह की है कि एक साइड से हमेशा बाउंड्री छोटी रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये अच्छी चीज़ थी कि प्रोएक्टिव अप्रोच रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और ऑलरेडी जो हमारे प्लेयर्स वहाँ मौजूद हैं, जिन समी असलम का जिक्र किया, हमाद आज़म भी आई थिंक वहीं पर हैं, उनसे भी आप इंटेल बड़ी ले सकते हैं डिफरेंट वेन्यूज़ और उनकी पिचेस के हवाले से। बहुत से आपके पुराने कोचेस वहाँ पर मौजूद हैं, बट मेन लॉबी आपकी इंडिया की है। चाहे आप मेंस टीम में देख लें, चाहे वुमेंस टीम की भी जो कप्तान है वो इंडिया से हैं, तो जो मेन लॉबी जो है उनके बिजनेस मॉडल में देख लें, ऑर्गेनाइजर्स में देख लें या प्लेयर्स में देख लें, वो इंडिया की, और उसी वजह से वो मार्केट को इतना जो है वो फ्लरिश भी कर रहे हैं। थोड़ा सा बख्ता अपना थोड़ा सा अगर बात मैं करूँ इस वक्त लॉबिंग की, ऑब्वियसली IL-T20 की बात कर लूँ, उसके अलावा साउथ अफ्रीका लीग की बात आप कर लें, जैसे यूएस की आपने बात की, एक दो और भी लीग्स अभी स्टार्ट होने वाली हैं जो कि इन पाइपलाइन है, उसके अंदर ऑब्वियसली उनकी डोमिनेशन ज़्यादा आपको नज़र भी आता है कि उनकी डोमिनेशन है। आप जिस टीम में काम कर रही हैं, क्योंकि एक अच्छी बात आपने बताया कि इट्स हाफ 50% आप इंडियंस एंड 50% पाकिस्तानी उसको ऑन करते हैं टीम को,
लेकिन आप काम करती हैं उनके साथ, जब आपकी बात होती है ऑनर्स वगैरह से, हाउ डू दे फील अबाउट द पाकिस्तानी प्लेयर्स कि दे वांट देम टू प्ले? प्रेशर किस चीज़ का? बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो US T10 मास्टर्स लीग लास्ट हुई थी, तो उसमें बेसिकली न्यूयॉर्क वॉरियर्स वर द रनर अप, टेक्सास चार्जर जिसके कैप्टन जो थे वो मोहम्मद हफीज़ थे। उन्होंने न्यूयॉर्क वॉरियर्स में बेसिकली देवर 6 पाकिस्तानी प्लेयर्स, जिसमें मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, ये सारे हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स थे। और एक मैच के अलावा हम तमाम मैचेस जीत चुके थे। इवन जो हमारा फाइनल था वो सुपर ओवर में गया, और वो आखिरी बॉल पे जब तक लाला से एक शॉट जो है वो छक्के के बजाय चौका नहीं लगा, तब तक हम हारे नहीं थे। सो दिस वाज द स्टैंडर्ड। और जो ओवरऑल परसेप्शन थी अबाउट द प्लेयर्स, जितने भी इंडियन गुजराती ओनर्स थे, दे वांटेड कि अगली दफ़ा हम इंडियन के बजाय पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करें, क्योंकि अभी तक उनकी फिटनेस से लेके उनका जो एक इंटेंशन है कि हमने 100% पार्टिसिपेट करना है, हमने अपना 100% देना है, सो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स में बड़ा एविडेंट था। एंड दिस वाज द रीज़न कि अभी मिसबाउल हक से मेरी बात हो रही थी अबाउट, क्योंकि US T10 मास्टर्स का अगला ड्राफ्ट भी होना है, तो उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे ओनर्स की जो नज़र है वो हमारे प्लेयर्स के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा, और इनकी नज़र है कि किसी तरीके से हम मोहम्मद हफीज़ को अगर अपनी टीम में कर सकते हैं, सो हम सिंगल हैंडेडली अगले मैचेस को बड़े आसानी से जीत सकेंगे। सो लॉबिंग की आई कैन टोटली अग्री विद व्हाट सना हैज सेड, होता है ऐसे, एंड दिस इज द ओनली रीजन आई एम द ओनली पाकिस्तानी डिजिटल प्रेजेंटर ओवर देयर। और वीज़ा इशूज़ वो तो बिल्कुल सेपरेट हैं, बट अगैन जब तक आपकी टीम ओनर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा देखा तो पाकिस्तानी प्रेजेंटर्स तो बिल्कुल इस फील्ड में है नहीं। आपकी IL T20 हुई, काफ़ी ओनर्स को, काफ़ी लीग प्रेजेंटर्स को मैं जानती भी हूँ, तो सब मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं हैं, बट इट इज़ बिकॉज कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन या तो बहुत लेट आती है, और डायरेक्टली हमारे बहुत से लोग जो है वो इन्वॉल्व भी नहीं होते। सो और दूसरा ये कि इंडिया का कल्चर भी है कि दे डू सपोर्ट देयर ओन कम्युनिटी। वो कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारे भी और लोग यहाँ पे आ जाए। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो प्लेयर्स के हवाले से आई एम 100% श्योर कि वहाँ पे जो भी लीग्स होने वाली है, जो इंडियन स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इसमें बिजनेस वेंचर के तौर पे भी इन्वॉल्व हैं, जो बड़ा हार्ड एंड फास्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं, दे ऑल वांट पाकिस्तानी प्लेयर्स। जहाँ तक मैनेजमेंट और टीम इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की बात है, वहाँ पे अभी भी एक सवाल है कि वाकई एक लॉबी एग्जिस्ट करती है। उसको लॉबी नहीं कह सकते, दे हैव देयर ओन इन्फ्लुएंस। उस इन्फ्लुएंस को तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो ये इसी बेसिस पे हो सकता है कि हम जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं एक अच्छा इमेज क्रिएट कर लें, एंड वी ऑल्सो क्रिएट वेज फॉर द अदर पीपल टू पार्टिसिपेट इन। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि कप्तान एक चीज़ मैं खुद भी कभी जब ट्रैवल करने का मौका मिलता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, आप ऑब्वियसली ट्रैवल भी करती रहती हैं, हर जगह अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया हर स्पोर्ट्स के अंदर। हम यहाँ पर स्पोर्ट्स 360 में डिस्कस करते हैं, लिटरली हमें भी नहीं कभी कभी पता होता कि यार ये हुआ है पाकिस्तानी एथलीट्स का। मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ, हमारे बिजनेस टाइकून्स हैं, सिर्फ है उनको राइट टाइम पे टच करना, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं टच करते। आई गेस आने वाले वक्तों में जितनी स्पोर्ट्स इस वक्त डोमिनेट पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, ज़्यादा देर नहीं है कि पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून्स बाहर की दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो टीम्स हैं जो भी होंगी उसमें डोमिनेट करें। देखिए बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। अगर आप किसी भी सेक्टर में उठा लें, गारमेंट्स उठा लें, आप और कोई भी चीज़ उठा लें, आपके पास स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर फील्ड में आपके पास लीडर्स ऑफ द फील्ड मौजूद हैं। और बख्तावर ने बिल्कुल सही बात की। आई थिंक जो लॉबी है पाकिस्तान की वो काफ़ी वीक है अनफॉर्चुनेटली, और आपको सीखना पड़ता है जब कोई दूसरा आपसे बेहतर काम कर रहा है, चाहे वो ICC के अंदर की बात हो, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो। मेजॉरिटी प्रोडक्शन जो दुनिया में क्रिकेट की हो रही है उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग होती है कि कितने प्रेजेंटर्स आएंगे, किस मुल्क से आएंगे, कितने कमेंटेटर्स आएंगे, कौन से मुल्क से आएंगे, उसमें भी उनकी से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ICC में जब टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, एशिया कप श्रीलंका जाएगा या पाकिस्तान जाएगा, उसमें भी उनकी से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ओवरऑल उनकी एक लॉबी ICC के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो कमर्शियल एंगल है, जो पूरी ICC का रेवेन्यू है, उसमें मेजॉरिटी जो पैसा लेके आ रहे हैं वो BCCI लेके आ रहा है। तो इसको आप डिफाई नहीं कर सकते। इसका तरीका इसको काउंटर करने का यही है कि एक तो हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, हम अपने लोगों को बैक करें, दूसरा हम अपनी पॉजिटिव लॉबी के ऊपर काम करें। लॉबी का लफ्ज़ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक नेगेटिव तौर से लिया जाता है, जी लॉबी कर ली। लॉबी आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। लॉबी का ये मतलब भी हो सकता है कि आप जो एक्चुअली में मेरिट पे लोग हैं उनको आगे लाने के लिए मदद करें। हम अनफॉर्चुनेटली लॉबी हमारी होती तब है जब हमने मेरिट का कत्ल करना होता है और कुछ सिफारिश लगानी होती है, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जहाँ पर एक बंदा जिसका हमें पता है कि यार इसने अपना लोहा मनवाया हुआ है, इसने इस फील्ड में अपना काम अच्छा किया हुआ है,
वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर एज अ नेशन, एज पीपल, हम लोगों का काम करना बहुत ज़रूरी है। बड़े अरसे से हम इस चीज़ को बात कर रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा, बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट इससे बेहतर कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब तक बाहर का ठप्पा ना लग जाए हम अपने लोगों की कदर भी नहीं करते। तो इन एटीट्यूड्स को बदलने की चीज़ है, वो हम बदल लेंगे तो आई थिंक किसी भी चीज़ में, चाहे वो बाहर इन्वेस्ट करना हो, चाहे वहाँ पर बाहर जाके काम करना हो। आप देखिए पाकिस्तान से जब कोई स्टूडेंट जाता है ना, यहाँ से किसी भी आप यूनिवर्सिटी, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल ले लें या इंग्लिश मीडियम ले लें, कहीं से भी उठ के जाता है ना, वो एक्सेल करता है वहाँ जाके, क्योंकि अच्छे सिस्टम में उनकी मेरिट के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर उनको काम दिया जाता है। इसी तरह से किसी कंपनी में भी आप जाएं तो पाकिस्तानी करते हैं, पर एक जगह पर जाके रुकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको एक अवेयरनेस की कमी है और सपोर्ट सिस्टम उस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी कुछ ममालिक का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ का एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ। जब स्ट्रीट चाइल्ड पाकिस्तान टीम नॉर्वे गई थी खेलने के लिए, तो ऑन द ट्रॉट 7 मैचेस जीते थे, रिकॉर्ड था नॉर्वे कप का। वहाँ पर एक खबर चली थी कि फटे हुए जूतों के साथ पाकिस्तान के स्ट्रीट चाइल्ड लड़कों ने प्रोफेशनल क्लब्स को मारा। 11-0 मुझे याद है फ्रिक्स ऑस्लो को मारा था। तो वो बड़ा उनके लिए एक मुझे याद है पाकिस्तानी कम्युनिटी हमें कहती थी कि आपकी वजह से आज हमारा एक पूरा का पूरा जो एक फेस है वो चेंज हुआ है, कि लोग हमें ताना देते थे कि यार आपके मुल्क में तो क्रिकेट है, पाकिस्तान क्या कर रहे हो फुटबॉल में। लाइक उनको क्लब्स नहीं यूज़ करते थे लड़कों को उनके, लेकिन आपने परसेप्शन चेंज किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन थोड़ा बख्तावर इस मैच पे आना चाहूँगा। आई नो यूएस खेल रही है, यूएस ऑब्वियसली उनका अपना कंट्री है जहाँ पर वर्ल्ड कप इस वक्त हो रहा है, डिफरेंट टीम्स भी हैं, इंडिया भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फैन फॉलोइंग अपनी जगह होता है। लेकिन द बिगेस्ट इनकाउंटर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, न्यूयॉर्क, कैसा वहाँ पर एंथुजियाज्म है, लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टिकट तो मुझे पता है ब्लैक में जितने का बिकेगा, लेकिन कितना एंथुजियाज्म है, लोग बार बार उसके बारे में बात करें। प्लेयर्स से आपकी बात होती है, प्लेयर्स कैसा देख रहे हैं इस मैच को? आई थिंक जो वो हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेके, तो हम ही इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार करें कि एक तो ये मैच कब होगा। पहले यही बात की जा रही थी कि 30,000 की कैपेसिटी एंटिसिपेट की, बल्कि इससे कम की ही थी। अब कोशिश ये की जा रही है कि अगर डेवलपमेंट में भी या फिर अगर जो हमारे VIP या प्रीमियम पेविलियंस जितने भी हम कर सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेट करने के लिए, उस हवाले से भी है। जितने भी आपके रिलेटिव्स या जानने वाले हैं, टिकट्स वाली बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन उस मैच के हवाले से जो, क्योंकि जिस तरह से सना ने भी मेंशन किया कि उस तरह का स्टेडियम नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट करेंगे जी बड़े एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। आई ऑल्सो बिलीव इस तरह से, क्योंकि मैं खेलती तो नहीं हूँ, लेकिन जो प्लेयर्स की एक फीडबैक आती है कि इवन ब्रावर्ड में भी आपका हाई स्कोरिंग मैचेस ही हमेशा से रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशंस यहीं पे है कि अगर तो हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरह से स्ट्रॉन्ग रह सकती है तो एक हाई स्कोरिंग मैच डेफिनेटली जा सकता है। और ज़्यादा जो मज़ा है वो आई थिंक इट विल बी अबाउट हु कैन टेक द प्रेशर वेरी वेल। और प्लेयर्स आई थिंक वो हर गेम को उसी तरह से नेचुरली उसी तरह से लेते हैं, चाहे उनका कनाडा से भी कोई मैच होगा। लेकिन ये कि थोड़ा सा डर जो है या एक स्पेकुलेशन ज़रूर है कि इस तरह के स्टेडियम में जहाँ पे अभी तक किसी भी टीम ने नहीं खेला, कोई फीडबैक नहीं आया। सो जो हमारे ऑलरेडी प्लेयर्स वहाँ पे हैं, जैसा नाद अकमल, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे खेल भी रहे, सो आई थिंक उनसे कुछ फीडबैक ली जा सकती है। द स्टेडियम इज़ नॉट रेडी येट, तो तकरीबन मेरे ख्याल में मिड ऑफ मे में अगर कोई जाके इसका एक दफ़ा राउंड ले ले, सो डेफिनेटली एक फीडबैक ज़रूर अच्छी मिल सकेगी। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पढ़ा था शायद कि 34,000 उसकी कैपेसिटी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बढ़ जाए और उसके आसपास, क्योंकि जो नासा काउंटी स्टेडियम है, जो हाइजनओवर पार्क है, बेसिकली एक पार्क है जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे लॉन टेनिस काफ़ी खेली जाती है, बेसबॉल के उन्होंने कुछ अपने कोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, तो उसको ये एक स्पेसिफिक एरिया था जो उन्होंने इसके लिए डेजिग्नेट कर दिया है। सो इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग कि किस हिसाब से वहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। इट्स ऑल अ प्रेशर गेम राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अगर हम बात करें कि जी एक हाई स्कोरिंग हो सकता है, बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वही है कि ऑब्वियसली जिन्होंने जाके खेलना, अगर उनको लगता है कि वो किसी भी पिच के ऊपर एक स्कोर कर सकते हैं और क्राउड के प्रेशर में ना आए बगैर जो है अगर अच्छा मैच परफॉर्म कर लेंगे। सो आई थिंक हमें पाकिस्तानियों को ज़्यादा यही मैटर करता है कि आप अपना 100% देते हैं। सो हम जीत हार के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं भी करते, लेकिन ये कि अगर 100% टीम दे देगी, विल बी मोर देन हैप्पी एंड दिस इज व्हाट एवरी पाकिस्तानी ओवर देयर इज एक्सपेक्टिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि कप्तान ये बात तो होती है, आप भी इस चीज़ को मेंशन करती रही। इट्स नॉट अबाउट द विन, हमारे थोड़े से जज्बाती हैं, लेकिन इट्स अबाउट द इंटेंट कि पाकिस्तान टीम ने क्या दिखाई है। अगर आपको याद हो कप्तान, जो हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप हम हारे थे, सेमीफाइनल्स आई गेस हम हारे थे, लेकिन इंटेंट था। मुझे याद है कि जितना अप्रिसिएशन उसके अंदर पाकिस्तान टीम को मिला था, लिटरली आने जो 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 हमने नॉर्मली वर्ल्ड कप्स खेले उसमें इतना ज़्यादा में नहीं मिला।
पर वो एक रेयर ओकेजन था। हमारी आवाम बहुत जज्बाती है, जीत चाहिए उनको। मेरे ख्याल से इस पूरी फिलॉसफी को समझना बड़ा ज़रूरी है, और मैं इसीलिए समझती हूँ कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स को लड़के लड़कियों में आम करना चाहिए, क्योंकि जब आपने खुद स्पोर्ट्स खेली हो तो आप शायद जब बड़े होते हैं जीत हार का कॉन्सेप्ट समझ आता है, जीत हार का कॉन्सेप्ट समझ आता है, और आपको समझ आती है कि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कभी नहीं खेली सबसे ज़्यादा मशवरे उनके पास होते हैं कि ये इस बॉल को इधर क्यों नहीं खेला और ये ओवर इसको क्यों नहीं दिया। नाई की दुकान पे चले गए, सारे कह रहे हैं मैं छक्का मारना। तो अपने काम सॉरी, मुझे शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दत आ गई है, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सब कुछ। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते? हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए कि यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ बख्तावर मौजूद थी जो कि बात कर रही थी। इस वक्त आपको पता है T20 वर्ल्ड कप राइट ऑन द कॉर्नर, जहां पर न्यूयॉर्क में बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाने हैं।
नासा क्रिकेट स्टेडियम आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच भी खेला जाना है। टिकट्स के बारे में बात हुई, जितना हसल और एंथुजियाज्म और खास करके ब्लैक में टिकट्स भी आपको पता है यहाँ तक सेल आउट हो रही हैं। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला रिजल्ट क्या देगा इस मैच के अंदर। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सना मीर के साथ मलिक खुरम शहजाद, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और अंदर की खबर भी आज देंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ भी आपकी कम होगी। खुरम भाई, हम बात कर रहे थे अपना T20 वर्ल्ड कप की, आपको पता है इंपॉर्टेंट T20 वर्ल्ड कप, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज पे आऊंगा पाकिस्तान के साथ। इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान की, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड के 10 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जो न्यूजीलैंड की तरफ से इस दफ़ा शायद डेब्यू करें। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल आपसे डिस्कस भी हुआ था इस हवाले से कि आपको पता है तो मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं IPL के अंदर बिजी हैं, 9 प्लेयर्स जो हैं, और जो मोस्टली जो प्लेयर्स आए हैं वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं और उनके लिए देखेंगे अच्छा मौका है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं आगे। आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप है, उसके अंदर भी जा सकते हैं। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और सेकंड देखें चीज़ ये है कि एक खुशाइन बात ये है कि आपका वेदर कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है, और जिस तरह से कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि थोड़ा सा मैच डिस्टर्ब होंगे, तो इस तरह कोई वेदर फोरकास्ट भी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने दी। वैसे आई डोंट नो, मुझे जो रिपोर्ट थी कि शदीद तरीन बारिश है, अंदर की बात दूसरी नहीं बताते हैं भाई हम हमारी तो वेदर रिपोर्ट ही कह रही है कि आज ही खाली धूप थी, आगे संडे तक बारिश है। तो देखते हैं कि आपको पता है वेदर जो फोरकास्ट होती है वो अक्सर चेंज भी होती रहती है। तो आज तो बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है इस्लामाबाद पिंडी में, तो आई होप कि ऐसी रहे ताकि मैच देखने को मिले। पहले ही भी आपको पता है 9 प्लेयर्स आए थे, पीछे से आवाज़ भी आ गई, 5 दिन बारिश है। क्योंकि मसला ये कि एक तो पहले ही उनके प्लेयर्स IPL खेलने गए हुए थे, दूसरा जो मेन 2 प्लेयर्स थे फिन एलन और एडम मिल, ये दोनों भी अब अवेलेबल नहीं हैं, और एक इंजर्ड हैं और दूसरे भी अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक न्यूजीलैंड के लिए और हमारी तैयारी के लिए। आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए जब आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड से 5 T20 सीरीज़ मैच की सीरीज़ खेल रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि एक तगड़ा कंपटीशन मिले। तगड़ा टाइम आपको शायद ये लोग भी दे दें, पर वो फ़र्क बात होती है कि जब आप एक केन विलियमसन की विकेट लेते हैं, फिल एलन की विकेट लेते हैं और आप अनकैप्ड प्लेयर्स की विकेट लेते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा फ़र्क होता है। तो आई थिंक वो थोड़ा पाकिस्तान को ज़रूर हर्ट करेगी चीज़ कि एक प्रॉपर टीम जो है वो पाकिस्तान आई नहीं है। इसमें अगर थोड़ा सा खुरम में बात करूं तो एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान की, मुझे पता अनफॉर्चुनेट है, जैसे कप्तान भी कह रही हैं कि वो प्लेयर्स नहीं है जो कि सीजन प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री के लिए खेलते हो तो आप पूरे एक प्रॉपर सेटअप के साथ ऊपर आ पाते हो। लेकिन अच्छी बात कि आपके बहुत से रिकॉर्ड इस सीरीज में बन भी सकते हैं। बाबर आजम की बात करूं, मोस्ट विंस ऐसा कैप्टन भी बन सकता है बरमूडा के, क्योंकि युगांडा के बल्कि मसाबा ने अपनी टीम को 44 मैचेस में कामयाबी दिलाई है, बाबर आजम 42 T20 मैचेस में, तो वो भी एक रिकॉर्ड टूट सकता है। नसीम शाह की बात करूं, 100 विकेट्स लेने में वो कामयाब हो सकते हैं अभी 98 विकेट्स में, तो बहुत से रिकॉर्ड इस दफ़ा टूटने में कामयाब होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे देखें, आपको पता है रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। जिस तरह से रिसेंटली बाबर आजम ने T20 में भी 10,000 रन का जो रिकॉर्ड उनसे ब्रेक किया है, स्पेशली क्रिस गेल की कम इनिंग्स में। तो आपको पता है कि बाबर आजम इज़ अ रिकॉर्ड मशीन, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली जो है वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और थ्रू आउट किसी भी फॉर्मेट में हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, और ऑलवेज़ जो है बाबर आजम इज़ ऑलवेज़ ऑन टॉप। कप्तान, थोड़ी सी ये खुरम भाई से भी आगे जाके बात करूंगा। कप्तान तो आपको पता है बाबर आजम को वापस बना दिया गया, जो भी मामला तो अपनी जगह है, टीम अब कॉम्बिनेशन भी बन चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त बात होती है वाइस कप्तान की कि वाइस कप्तान आखिर कौन होगा। रिजवान के इर्द गिर्द आपको पता बहुत सी बात हो रही है। शायद अफरीदी ने भी कहा था कि मैंने सजेशन रिजवान की दी थी, उसके बाद शादाब खान आपको पता है फिर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है वाइस कप्तान कौन होगा? मुश्किल डिसीजन ज़रूर है, क्योंकि देखिए शादाब की वापसी हो रही है। शादाब फॉर्म की वजह से, कुछ इंजरीज उससे पहले थी, पर ज़्यादा फॉर्म की वजह से टीम का हिस्सा नहीं था। अभी उनका कमबैक हुआ है टीम के अंदर। जिस तरह की उन्होंने लीडरशिप दिखाई PSL के अंदर बहुत ही अच्छी नज़र आई, और ज़्यादा उनका जो उधर रोल था वो बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे था। अब एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वो टीम में कितनी बार जगह बना सकते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। वाइस कैप्टनसी जब भी आप सोचेंगे कि आप चाहेंगे आपका वाइस कप्तान हर मैच ज़रूर खेले, तो क्या शादाब उस तरह से प्लान्स का हिस्सा हैं? तो आई थिंक वो एक ऑब्वियसली अच्छी चॉइस हो सकते हैं। अदरवाइज़ मोहम्मद रिजवान का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बट ओवरऑल आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है बाबर आजम के लिए, क्योंकि जिस तरह से कप्तानी ली गई इनसे, फिर उसके बाद शाहीन से अब जिस तरह ली गई, तो फ्रिक्शंस क्रिएट होती हैं। आप जो मर्जी कह रहे हैं टीम में, ये जो एक लॉट है ना आपके पास टीम का, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही इनकी यूनिटी थी। तो आई होप दिल बड़े करके वर्ल्ड कप तक हम उन चीज़ों को जो आयरन आउट कर लें, जो चीज़ें आई हैं,
तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बाबर आजम के लिए। फिर आपको पता है इमाद वसीम के साथ उनकी एक हिस्ट्री रही है, मोहम्मद आमिर के साथ, और इन दोनों प्लेयर्स को रिटायरमेंट से निकालने के लिए जो मेन रोल प्ले किया वो शादाब और शाहीन आफरीदी ने किया। बाबर आजम की कप्तानी में ही इनकी रिटायरमेंट अनाउंस हुई, तो वो भी एक फैक्टर है कि उससे ये कैसे डील करेंगे और टीम को कैसे जेल करने में कामयाब होंगे। तो ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस ज़रूर हैं बाबर आजम के लिए। इसीलिए आई थिंक ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले, कि हमें उसमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि क्या किस सोच से अब बाबर आजम आ रहे हैं। आपने जैसे बात की आमिर जमाल की, वो भी ऐसा नज़र आता है कि वो उस प्लान का हिस्सा नहीं है। तो देखना होगा कि किस फॉर्मेशन से आप जाते हैं। आप 4 टॉप बैटर्स खिला के ऑलराउंडर से जाते हैं, आप 5 स्पेशलिस्ट खिला के 2 ऑलराउंडर से जाते हैं, तो वो अब इस सीरीज़ में देखने को वैसे थोड़ा सा कप्तानी पे भी मैं, क्योंकि वाइस कप्तान वाला भी सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मोहम्मद रिजवान की बात करें, पहले कप्तानी के लिए हो रही थी या वाइस कप्तानी के लिए, क्योंकि उनकी आपस में अगर माइंडसेट की बात करूं तो बड़े आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नजर आता है बाबर आजम और रिजवान का। दूसरा, जब बात करें मैं प्लेयर स्क्वाड की बात करूं इस वक्त, जो मुझे पाकिस्तान का हमेशा से जो एक ट्रैक रिकॉर्ड लगा है, हम ज़्यादा फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलते, हम थोड़ी डरी हुई टीम है कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग जाके शैलो में खेलें। तो आई गेस कि आप बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा लंबी करोगे एज निस्बत अपने ऑलराउंडर्स के। नहीं, स्पेशली देखें, सबसे पहले तो मैं कैप्टनशिप और वाइस कैप्टन के हवाले से बात करूंगा। देखें, आपको पता है कि जिस तरह से वापस कप्तानी मिली है बाबर आजम को, बिफोर जिस तरह वो कप्तानी कर रहे थे, और रिसेंटली जो PSL हुआ है उसके अंदर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कप्तान नज़र आए और डिफरेंट कप्तान नज़र आए, और काफ़ी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है उनकी परफॉर्मेंस भी रही है। और दूसरा, जिस तरह से अभी सना ने भी सही कहा कि देखें हॉट फेवरेट तो इस वक्त जो है वो मोहम्मद रिजवान है, दूसरे शादाब भी हैं। शादाब ने रिसेंटली हम तो PSL जितवाया भी है, काफ़ी अच्छी उन्होंने कप्तानी भी की है। और आपको पता है कि रिसेंट पास्ट में जो है एज ए कैप्टन जो है PSL के अंदर जो है अपना मुल्तान सुल्तान की बहुत अच्छी कप्तानी मोहम्मद रिजवान ने भी की हैं, वो भी फेवरेट लाइन में है। पर ये कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है शादाब खान को दिया जाएगा चांस एज ए वाइस कैप्टन जो है, जहाँ तक मेरी इतलात हैं। और दूसरा, आपने स्क्वाड की बात की, आपको पता है कि T20 के अंदर पाकिस्तान के जितना स्क्वाड है मोस्टली जो प्लेयर्स हैं अब टोटली एग्रेसिव प्लेयर हैं। जिस तरह से आपके साइम अयूब हो गए, बाबर आजम हो गए, फिर आपके नीचे आ गए आजम खान हो गए, फिर आपके इफ्तिखार हो गए, उस्मान हो गए, फ़खर ज़मान, सब जो एग्रेसिव प्लेयर हैं। फिर आपके इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, खुशाइन चीज़ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान के स्क्वाड में, जैसे आपने कहा ना, लेकिन को यहाँ पर कप्तान, फिर सबसे बड़ा सवाल आपको पता है कि अजहर महमूद इस वक्त हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, टाइमली हैं। मोहम्मद यूसुफ इस वक्त बैटिंग कोच उनके साथ मौजूद हैं, सईद अजमल बॉलिंग कोच। बड़े अरसे के बाद सईद भाई को मैं पाकिस्तान टीम में वापसी करते देख रहा हूँ। लेकिन हेड कोच की अगर बात करूँ, वर्ल्ड T20 राइट ऑन द कॉर्नर, इंग्लैंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गैरी कस्टन का बहुत ज़्यादा नाम यहाँ पर आ रहा है। उनकी अगर मैं फतुहात देखूं तो बहुत तगड़ी है, वर्ल्ड कप भी इंडिया को जितवा चुके हैं। फिर उसके बाद अगर मैं लीग क्रिकेट में देखूं, बहुत मंजे हुए अपना आपको कोच नज़र आते हैं। लेकिन फिर वही बात होती है, जो टीम काम करेगी हेड कोच के साथ, ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार उस चीज़ को क्यों हाईलाइट करता हूँ, अंडर 19 से लेके पाकिस्तान नेशनल टीम में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको फिर आपको इक्वल रखना पड़ेगा, ताकि उसको पता हो कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, आई थिंक, और अजहर महमूद आई थिंक बड़ी अच्छी चॉइस है। जिस तरह से उन्होंने कोचिंग की है और जितना उनका एक्सपीरियंस T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर से रहा है, तो बहुत डिफरेंट लोगों को मैनेज करना उनको आता है। आई थिंक ये बड़ी अच्छी चॉइस है, और ख़ास तौर पे इंग्लैंड टूर बड़ा करीब है, तो जो इनसाइट्स हैं अजहर महमूद की, आई थिंक वो बड़ी ही क्रूशल हो सकती हैं पाकिस्तान टीम के लिए। जहाँ तक बात है 2 सेलेक्टर्स की यहाँ पर साथ जाने की, मैं दोनों चीज़ों से इख्तिलाफ़ करती हूँ। वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर, मुझे नहीं पता इसका क्या रोल होता है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर मंसूर राना ऑलरेडी वहाँ पर हैं। उनका इस तरह टीम के साथ जाना। दूसरी चीज़ ये आती है, जब बैटिंग कंसल्टेंट बन के मोहम्मद यूसुफ जा रहे हैं, अब वो सेलेक्टर भी हैं, तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि जब आप किसी को कोचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस प्लेयर के अंदर ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो आपके मशवरे को माने या ना माने, और आप सेलेक्टर भी हैं, तो वो प्रेशर और डायनामिक बड़ी डिफरेंट हो जाती है एक सेलेक्टर की जो कोच भी होता है। ठीक है, कोच जो है ऑलरेडी जो कोच है उसको आपने एक स्पॉट दिया हुआ है सिलेक्शन पैनल पे, आई थिंक वो काफ़ी था। अब यहाँ पर भी अगर आप ये मिक्स एंड मैच करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा से रिकन्सिडर किया जा सकता है। मेरे नज़दीक वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ के लिए कोई एक ही रोल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टीम के डायनामिक फिर बड़े जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब इस तरह के 2 रोल्स आप कर लेते हैं। पर अजहर महमूद आई थिंक कैन बी अ वेरी की
मेंबर और बहुत सी इंसाइट्स ये दे सकते हैं, और जितनी उनकी क्रिकेट के अंदर खिदमात हैं और ओवरऑल लीग क्रिकेट में मुल्तान सुल्तान में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनकी ससेक्स के लिए आप सरे के लेवल के सॉरी सरे आप की देख देख लें, T10 में उनको मैंने जिस तरह देखा, जितनी वो मेहनत करते हैं, आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त पिक है। मुझे क्योंकि खुरम भाई थोड़ा काम करने का मौका मिला हुआ है अजहर भाई के साथ KPL में, तो लिटरली जो बात सना करी है कि वो बड़ा इंसाइट रखते हैं, नॉलेज उनको पता है, इन डेप्थ उनको पता है कौन सा प्लेयर इस वक्त करंट फॉर्म में है, पूरा उन्हें स्टैट्स निकाले होते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी अगर मैं कोचिंग की बात करूं, कितना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हेड कोच जिसका प्रोग्राम आपने रखा हुआ है कि ही विल जॉइन द पाकिस्तान टीम, कि अभी वो ज्वाइन करें। दूसरा फिर वही चीज़ आ जाती है ना कि आप खाली न्यूजीलैंड या वर्ल्ड कप सीरीज के लिए नहीं किसी को कोच रखते, आप उसको प्रोलॉन्ग करते हो क्योंकि आपने फ्यूचर प्लान्स भी देखने हैं, अगले साल पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। नहीं बिल्कुल, देखें कोई भी डिसीजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस हुआ था कि शॉर्ट टर्म में लॉन्ग प्लान है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है आपका, खाली न्यूजीलैंड सीरीज़ नहीं है, फिर आपने ट्रैवल भी करना है, आयरलैंड वगैरह जाना है, फिर आपका वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी हो रही है अगले साल पाकिस्तान के अंदर एक अरसे के बाद, फिर आपका चैम्पियन ट्रॉफी, और बहुत इंपॉर्टेंट है फिर जो भी आपने प्लान दी हैं आपके कोचेज़ ने, उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। और फिर जिस तरह से अजहर महमूद है, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। फिर जैसे कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बायो मैकेनिक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, और आपको पता है कि काफ़ी की रोल होता है जब आपके क्वालिफाइड कोचेज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन देते हैं। फिर आपके साथ जो वाइटर रोल है जो आपके किरदार अदा करते हैं, वो आपके स्टैट्स के हवाले से आपके वीडियो एनालिसिस हैं जो डिफरेंट टीम के ऊपर वर्क करते हैं, फिर उनकी आप ले लें वीकनेस ले लें, स्ट्रेंथ ले लें, उनके ऊपर काम करते हैं, फिर वो आपको बताते हैं मॉडर्न डे के हवाले से किस तरह से आपने पैरामीटर्स को यूज़ करना है। कप्तान थोड़ा सा मैं कल खुरम भाई से भी ऑफ एयर बात कर रहा था, अगर मैं पूरे स्क्वाड की बात करूं, शायद मैं गलत हूं कि मुझसे ना मिसप्लेस हो गया हो, लेकिन मैं लोगों के कमेंट्स भी देख रहा था, लोग सवाल भी कर रहे थे, बल्कि अभी भी एक दो सवाल यही आए थे कि अगर पूरे स्क्वाड की बात करूं, क्या साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स के लिए होता है या नॉर्मल टूर्नामेंट्स के लिए भी होता है? देखिए आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपने साइकोलॉजिस्ट का इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। क्या सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स के लिए हम लेके जाने के लिए साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं या हमें नॉर्मल टूर्नामेंट्स के लिए भी करना चाहिए? देखिए मुझे भी कोई बहुत मैं इस तरह से रिसर्च करके नहीं बता सकती, बट एक जनरल जो परसेप्शन है जब आप साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं और आप साइकोलॉजिस्ट की मदद हासिल करते हैं तो मिनिमम 6 to 8 मंथ्स लगते हैं उसको पूरी तरह से दोनों का एक रिलेशनशिप बिल्ड होने में और उसका इफेक्ट सामने आने में। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम टूर्नामेंट से 1-2 महीने पहले साइकोलॉजिस्ट अटैच कर देंगे और वो एक कमाल दिखा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम 6 to 8 मंथ्स लगते हैं इनिशियली सिर्फ उसकी जो भी इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा सरफेस होने में। तो आई थिंक बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, ये सेशंस रेगुलर होने चाहिए, प्लेयर्स को एक्सप्रेस करना अपने आप को इन वर्ड्स, क्योंकि अक्सर लोग स्पोर्ट्स की तरफ इस तरह से आते हैं कि जब वो अपने आप को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हर एक इंसान का एक्सप्रेस करने का तरीका फ़र्क होता है, कोई क्रिएटिव होता है, पेंटिंग करते हैं, कोई म्यूज़िक से करते हैं। एथलीट जो होता है वो स्पोर्ट्स के थ्रू अपने आप को से भी निकालता है जी, तो वो अपने आप को स्पोर्ट्स के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो उनको जनरली जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेशन है वो बहुत मेजॉरिटी एथलीट को नेचुरली नहीं आता। कुछ लोग एलोक्वेंट होते हैं, बोलना आता है, बात करने आती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपका एक प्रोसेस है इवॉल्व होने का एज ए प्लेयर, अगर आप टेनिस प्लेयर्स को देखें, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है और आपको मीडिया को खुद हैंडल करना है, तो वहाँ पर वो डेवलप हो जाता है। पर इन टीम स्पोर्ट आपका कप्तान और 1-2 इंपॉर्टेंट प्लेयर सारा मीडिया हैंडल कर देते हैं, तो आपको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना नहीं पड़ता। तो मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसको ज़रूर इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। और जितना ओपन डायलॉग और सेफ इन्वायरमेंट हम प्लेयर्स को दे सकते हैं, आई थिंक उतना एक्सप्रेशन आपको उनकी गेम में भी नज़र आएगा, उतना फ्रीडम आपको गेम में भी नज़र आएगा। इस वक्त क्योंकि हमें एक पैकेज देखना है जो कि साबिक बरतानवी बॉलर 78 बरस की उम्र में इंतकाल करके थे, पैकेज देखते हैं और वापस आते हैं। In 74 now, and against Pakistan at Lords, he took 13 for 71. Well, that's it. Caught at second slip or gully. Underwood ball, turning and liftings are here pushing forward and the second wicket down. इंग्लैंड के लेजेंडरी स्पिनर डेरिक अंडरवुड 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इंग्लिश क्रिकेट टीम की जानिब से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले अंडरवुड के इंतकाल की खबर उनकी काउंटी कैंट की जानिब से दी गई। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले डेरिक अंडरवुड ने 1966 से 1982 तक 86 टेस्ट मैचेस में 297 विकेटें हासिल की। उन्होंने 26 एक रोजा मैचेस खेले जिसमें 26 विकेटें अपने नाम की। वो इंग्लैंड की तारीख में छठे सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। 1969 से 1973 तक अंडरवुड आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे। डेरिक अंडरवुड ने 17 साल की उम्र में 1963 में डेब्यू किया था और अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत कैंट से की।
676 फर्स्ट क्लास मैचेस में डेरिक अंडरवुड ने 2465 विकेटें ली। 2006 में केंट क्रिकेट क्लब और 2008 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। डेरिक अंडरवुड तकनीकी लिहाज से बड़े शानदार बॉलर थे और उन्होंने अपने पूरे करियर में एक भी वाइड बॉल नहीं कराई। उनकी स्विंग बॉल भी बड़ी मशहूर थी, जिससे बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू हो जाते थे। आप पैकेज देख रहे थे डेरिक का और 2009 के हॉल ऑफ फेम में भी इनको इंक्लूड किया गया। मैं भी रिकॉर्ड देख रहा था कि एक भी वाइड बॉल नहीं थी कैरियर में। बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेल है ये। बिल्कुल जी, इंपॉर्टेंट है और इस ह्यूज माइलस्टोन है कि आपने पूरे कैरियर के अंदर एक भी वाइड बॉल नहीं की है। ये बड़ा सीरियसली आप खुद एक स्पिनर नहीं है, ये खुद एक स्पिनर थे, लेकिन एक वाइड बॉल ना करवाना इतने ह्यूज कैरियर के अंदर आसान चीज़ नहीं है। बहुत ही डिसिप्लिन आपको चाहिए, क्योंकि नो बॉल के बगैर तो मैंने प्लेयर्स देखे हैं जिन्होंने ओवरस्टेप नहीं किया या बीमर नहीं कराया, बट वाइड बॉल ना कराना आई थिंक बहुत ही कम प्लेयर्स होंगे जो इस तरह का एजाज़। आई थिंक हमें मज़हर अरशद से पूछना पड़ेगा या किसी स्टैट्समैन से पूछना पड़ेगा कि क्या इनके अलावा कोई ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पूरे करियर में वाइड ना कराया। कप्तान, थोड़ा सा मैं काउंटी पे आना चाहूँगा। जो कैंट की अगर मैं बात करूँ, कोई भी काउंटी से जो आप भी बात करी थी, काउंटी मेंबरशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो अपने एक्स क्रिकेटर्स को वो कहीं ना कहीं अपना यूटिलाइज करते रहते हैं। थोड़ा क्विकली प्लीज, क्योंकि टाइम ओवर है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिटी बिल्ड करना। अगर हम स्पोर्ट्स के थ्रू कम्युनिटी बिल्ड नहीं करें तो हम एक बहुत बड़े एलिमेंट को मिस कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन जब कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स की बात आती है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ना कि आपको अच्छी सीखनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ प्रोग्राम के एंड पे बताना चाहूँगा, कल मुझे अच्छा लगा, एक लीग चल रही थी जिसमें जो साइन लैंग्वेज है वो यूज़ की जा रही थी, तो एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नजर आई। तो आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर शायद ये चीज़ें होनी चाहिए। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।